कॉरपोरेट दुनिया के आज के अंक में हम जानकारी देंगे अमूल और इफ्को की ग्लोबल रैंकिंग, भारत और न्यूजीलैंड के बीच ट्रेड वार्ता की प्रगति और मारुति की 3 करोड़ कारों की बिक्री की। लेकिन पहले बात दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले की जो भविष्य में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में एक जुडिशियल प्रेसिडेंट साबित हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि रिश्वत के पैसों से शेयर बाजार या किसी और माध्यम में किया गया इन्वेस्टमेंट और उससे हुई कमाई भी अपराध से अर्जित आय यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मानी जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि सिर्फ इसलिए कि इन्वेस्टमेंट से कीमत बढ़ गई या मुनाफा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा वैध हो गया। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि अपराध से हुई इनकम का स्वरूप चाहे कितनी बार बदल जाए, उसका अवैध स्रोत नहीं मिट जाता। अदालत ने कहा कि बढ़ा हुआ मूल्य भी उसी अवैध कमाई का नतीजा है, ऐसे में इसे वैध नहीं ठहराया जा सकता। ये निर्णय ईडी की उस अपील पर आया जिसमें एजेंसी ने प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े फतेहपुर कोल ब्लॉक आवंटन मामले में अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इस मामले में 122 करोड़ 74 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को ईडी ने कुर्क किया था। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश का आदेश रद्द करते हुए ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराध केवल रिश्वत लेने जैसे प्रारंभिक अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाद होने वाले हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट या धन को वैध रूप से प्रस्तुत करने की कोशिशें भी इस दायरे में आती हैं। अदालत ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट रिश्वत लेकर उस राशि को अचल संपत्ति, शेयर या मादक पदार्थों के व्यापार में इन्वेस्ट करे तो उससे होने वाला मुनाफा भी अपराध की श्रेणी में ही रहेगा। अदालत ने कहा कि ऐसी संपत्ति को किसी भी अवस्था में कुर्क किया जा सकता है, चाहे उसका रूप बदल गया हो। लीगल एक्सपर्ट्स के अनुसार ये फैसला मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम पीएमएलए की व्याख्या को और मजबूती देता है। इससे यह सिद्धांत स्थापित हुआ है कि अवैध स्रोत से आया धन कभी वैध नहीं बन सकता, चाहे उसे कितने ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में घुमा लिया जाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल न्यूजीलैंड में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति की समीक्षा करेंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच सहयोग और निवेश के नए अवसरों का पता लगाने के लिए वहां उद्योग जगत के लीडर्स से भी मिलेंगे। From a fragile 5 to the top 5, it's been a relentless pursuit to promote ease of doing business, to attract investments through laying down the red carpet, eliminating red tapeism, making it easier to do business in India through lesser compliances, lesser tax burdens. We've continuously been reducing taxes, both direct and indirect, through less paperwork, no more threat of criminalization of laws which threaten you with legal action for small misdemeanors. The effort is to make India an attractive destination, and I have no doubt in my mind a potential free trade agreement with New Zealand will not only strengthen our trade and investment ties, but will give a big message to the world that New Zealand and India have come closer together. They're going to work together for a better future for the people of New Zealand, for the people of India, providing new opportunities of business, creating new job opportunities, adding to the economic development of both nations. And for both of us, inclusive and sustainable development is at the core of our philosophy. पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से ऑकलैंड में मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री लक्सन ने इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशंस को और मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि हम गोयल के साथ मिलकर काफी खुश हैं। न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले ने कहा कि भारतीय वाहन निर्माताओं का न्यूजीलैंड में स्वागत है।
Yes, so there are already Indian brands here. Not so long ago, my father bought a new vehicle, a new car, and it was an Indian vehicle. We are a fairly open economy. We don't manufacture cars here, and so manufacturers of vehicles from India are very welcome in New Zealand. And when we land a trade deal, you will find there will be no obstacle to them sending cars here. So we have a cricket analogy to this equation. Great competitors on. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2025 में 1.3 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। न्यूजीलैंड के साथ इंडिया का बायलैटरल ट्रेड 2024-25 में 1.3 अरब डॉलर था, जो पिछले साल की तुलना में 49% ज्यादा है। महाराष्ट्र सरकार ने इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के साथ महाराष्ट्र स्टारलिंक के साथ औपचारिक साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र के दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों, विशेष रूप से गढ़चिरौली, नंदुरबार, वाशिम और धाराशिव जैसे जिलों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं स्थापित करना है। इस समझौते के तहत स्टारलिंक की हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज सरकारी दफ्तरों, ग्रामीण समुदायों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तक उपलब्ध होंगी। इसमें स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम पंचायतें और आपदा प्रबंधन इकाइयां शामिल हैं। इससे गांवों में ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन एजुकेशन जैसी सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यानी अमूल ने ग्लोबल सहकारी समितियों की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को को दूसरा स्थान मिला। कतर की राजधानी दोहा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के सम्मेलन में ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर ने ये रैंकिंग जारी की। ये रैंकिंग GDP पर कैपिटा के प्रदर्शन पर आधारित है। ये उपलब्धि भारत के सहकारिता मॉडल की सफलता और सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को मजबूत करती है, जो लाखों किसानों और मिल्क प्रोड्यूसर्स के अथक परिश्रम का भी सम्मान है। भारत सरकार चीन से इंपोर्ट पर लगाई गई सख्ती को आंशिक रूप से घटा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में खासकर गलवान विवाद और कोविड के बाद भारत ने कई चीनी प्रोडक्ट्स पर नियंत्रण और प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अब सरकार इस मामले में थोड़ा लचीलापन दिखाने की सोच रही है, क्योंकि कई उद्योग चीन से मिलने वाले कच्चे माल और कंपोनेंट्स पर निर्भर हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो पार्ट्स और मोबाइल निर्माण जैसे क्षेत्रों में इंपोर्ट प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। बहुत ज्यादा प्रतिबंधों से उत्पादन लागत बढ़ रही है और निर्यात की प्रतिस्पर्धा घट रही है। ये फैसला भारत चीन व्यापार संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बदलाव का असर उद्योग, रोजगार और कंज्यूमर मार्केट तीनों पर देखने को मिलेगा। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने पिछले 42 सालों के दौरान डोमेस्टिक मार्केट में 3 करोड़ कारों की बिक्री का आंकड़ा छू लिया है। इस उपलब्धि के बाद कंपनी के MD और CEO हिसाशी ताकुची ने ग्राहकों का आभार जताया। कंपनी ने पहले 28 साल 2 महीने में 1 करोड़ बिक्री का आंकड़ा पार किया। अगले 7 साल 5 महीने में यह आंकड़ा 2 करोड़ हुआ और 2 करोड़ से 3 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कंपनी को सिर्फ 6 साल 4 महीने का वक्त लगा। मारुति सुजुकी की विस्तृत पोर्टफोलियो में शामिल कई कारों ने उसकी सफलता में मुख्य भूमिका निभाई। मारुति की कारों में अल्टो चार्ट में सबसे ऊपर है, 47 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकी। दूसरे नंबर पर वैगनार, जिसकी 34 लाख कारें सड़कों पर हैं। वहीं स्विफ्ट की 32 लाख यूनिट्स बिकी। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ब्रीजा और फ्रॉक्स जैसे नए मॉडल्स भी टॉप सेलिंग लिस्ट में चल रहे हैं। ये थे आज के कॉरपोरेट जगत के कुछ अपडेट्स। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Radio.